नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेनल फेलियर को समझने की कोशिश करते हैं कि रेनल फेलियर क्या होता है। जब हमारे दोनों गुर्दे जो हैं काम नहीं करते, जो हम लोगों को भगवान ने फिल्ट्रेशन के लिए दिए होते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए दिए होते हैं, और जिससे हमारे यूरिनरी वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इप्यूरिक एसिड ये जो है यूरिन के रास्ते से एक्सक्रीट करते हैं। तो जब गुर्दा जो है ये काम नहीं कर पाता, और हेमोग्लोबिन सिंथेसिस भी गुर्दे में होती है, एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो बोन मैरो के अंदर जो है वो रेनल ट्यूब्यूल से सिक्रीट होता है। उससे जो है इरिथ्रोपोइसिस होती है, यानी हमारे इरिथ्रोसाइट आरबीसी बनते हैं। तो ये काम भी गुर्दे का होता है। और क्या काम गुर्दे का होता है? गुर्दा जो है आपका ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है बाय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो अक्सर और बेशतर हम लोग देखते हैं कि रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है तो भी गुर्दा खराब हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण से खराब हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं। मेनली ज़्यादातर जो होता है वो यूरिनरी सेप्सिस होती है, या कोई और भी इन्फेक्शन का फोकस अगर बॉडी में होता है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण से भी गुर्दा खराब हो जाता है। या बहुत सारे जो है आपके पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होते हैं, जैसे आपके जो है मलेरियल पैरासाइट के कारण से मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसमें भी एक बात गौरतलब है कि मलेरिया में जो रेनल फेलियर होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है, डेंगू वगैरह से आपके रेनल फेलियर नहीं होता है। तीसरी जो चीज़ इसमें कॉमन होती है वो होती है कि आपके नेफ्राइटिस के कारण से हो सकता है। अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया है तो नेफ्राइटिस हो गई तो उससे हो गया। एक बात यहाँ भी जानना ज़रूरी है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में भी होता है और एडल्ट में भी होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से गुर्दा रेनल फेलियर नहीं होता, बट नेफ्राइटिस से आपका गुर्दा खराब हो सकता है। वेस्कोलाइटिस से भी गुर्दा खराब हो सकता है। बहुत सारी आपकी ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलामाइन, स्टेरॉयड्स, उससे भी गुर्दा खराब हो सकता है। आपके ऑब्स्ट्रक्टिव कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत कॉमन होता है मर्दों में बीएचपी, जिसको बिनाइन हाइपरप्लासिया प्रोस्टेट कहते हैं। इसमें मीडियल लोब जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण से जो है आपका गुर्दा खराब हो सकता है। रेनल स्टोन्स के कारण से गुर्दा खराब हो सकता है आपका। अगर आपके स्टैग हॉर्न कैलकुलस वगैरह आपके गुर्दे में हो जाते हैं तो उसके कारण से भी गुर्दा खराब हो सकता है। तो ये सारे कारण थे। और रेनल फेलियर जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एआरएफ, एक होता है सीआरएफ, और एक होता है एंड स्टेज रेनल डिजीज। तो ये जो तीनों आपके टाइप्स होते हैं, जिसमें एआरएफ में क्या होता है, अगर हम लोग अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर देते हैं, जैसे मलेरिया को अगर हमने ट्रीट कर दिया, मलेरिया सही हो गया, तो गुर्दा भी 8 वीक्स के अंदर उसकी वापसी हो जाती है, वो रिवर्स हो जाता है। ये रिवर्सेबल होता है। मगर सीआरएफ और एंड स्टेज रेनल डिजीज जो है ये रिवर्स नहीं होते। अगर सीआरएफ में पेशेंट लॉन्च कर गया या एंड स्टेज रेनल डिजीज में पेशेंट लॉन्च कर गया तो ये रिवर्सेबल नहीं होता। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मरीज की हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो मरीज आता है तो कहता है डॉक्टर साहब हमको उल्टी मालूम दे रही है, हमको जो है उल्टी होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमको वीकनेस लगती है, मैलेज लगती है, फैटिक लगती है, मतलब अनकॉमन टाइप की सिम्टम्स वो बताते हैं, जिससे आप सोच भी नहीं सकते कि आपका गुर्दा खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायरिया हुआ था, उसके बाद हमारा जो है गुर्दा खराब हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जब डायरिया होता है और प्रॉपर उसमें आईवी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते लोग, तो उसके कारण से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है। तो उससे भी जो है पेशेंट को यूरिन नहीं आता और गुर्दा जो है वो खराब हो जाता है। तो इतने सारे कारण हमने आपसे बताए, उसके सिम्टम्स मैंने बता दिए। अब हम लोग उसकी डायग्नोसिस करने के लिए कौन सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस उसमें हम लोग करते हैं वो करते हैं आपका जो है रेनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो उसमें आपका यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें रेज आती हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इनका रेनल फेलियर है।
दूसरी एक जांच हम लोग और कराते हैं जिसको हम लोग कहते हैं EGFR। तो इस्टीमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है, अगर 80 से कम हो जाते हैं, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, तो इसका मतलब जो है गुर्दा उनका फंक्शनिंग नहीं है। दूसरी जो जांच कराते हैं वो यूरिन, अगर यूरिनरी सेप्सिस के कारण से गुर्दा हम लोग सस्पेक्ट करते हैं ख़राब है, तो उसमें जो है यूरिन कल्चर वगैरह करा के, अगर सेप्टिसीमिया है तो ब्लड कल्चर वगैरह भी हम लोग करा के देख लेते हैं। मेनली हम लोग अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने के लिए ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में अगर गुर्दा जो है कॉन्ट्रैक्टेड है तो भी हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये रेनल फेलियर का केस है। बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं जिनको ये पता चल जाता है कि इनको रेनल फेलियर है, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा एक ही गुर्दा खराब है कि दोनों गुर्दा खराब है। तो उसके लिए जो है हम लोग रेनोवैस्कुलर डॉपलर एक जांच होती है वो कराते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि आपका एक ही गुर्दा खराब है कि दोनों गुर्दा खराब है। अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की बात। तो जैसे हमने आपको कॉजेस के बारे में बताया कि जो है ये जो अंडरलाइन कॉज होते हैं, जैसे किसी को इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिनरी सेप्सिस के कारण से भी हो सकता है। तो वो उस इन्फेक्शन को अगर हम लोग ट्रीट कर देते हैं, जैसे बहुत से पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया के कारण से, तो अगर हम मलेरिया को हम लोग ट्रीट कर देते हैं तो गुर्दे की वापसी हो जाती है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो CRF में, तो CRF और एंड स्टेज रेनल डिजीज़ जो है ये जो है आपके रिवर्सेबल नहीं है। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है मेन जो इसमें विकल्प होता है मरीज के पास, पेशेंट के पास, वो दो विकल्प होता है। अगर आप CRF में या एंड स्टेज रेनल डिजीज में आप लॉन्च कर गए तो आपके पास जो है मात्र दो विकल्प होते हैं। एक होता है डायलिसिस पे, जिसको हम लोग हेमोडायलिसिस कहते हैं। हेमोडायलिसिस होती है, बहुत से लोग जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहना होता है तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस अपने घर ही में कर लेते हैं। तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से के उससे करते हैं। और जो दूसरा विकल्प होता है वो होता है आपके रेनल ट्रांसप्लांट का। तो रेनल ट्रांसप्लांट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उसमें अपना सगा संबंधी होना ज़रूरी है, और जो मरीज़ है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, तब वो जो रेनल ट्रांसप्लांट होता है वो सक्सेसफुल होता है। या उसमें बहुत सारे एलोग्राफ्ट भी होते हैं जो दूसरे से लिए जाते हैं, लोग गुर्दा खरीद के जो है रेनल ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उसकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है। रेनल ट्रांसप्लांट वही सक्सेसफुल होता है जिसमें अपना सगा संबंधी जिनका ब्लड ग्रुप और वो पेशेंट का ब्लड ग्रुप एक समान हो, वो जो ग्राफ्ट होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। यदि आप लोग में से किसी भी आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या किसी पट्टीदार को, नात को, रिश्तेदार को, किसी को भी अगर रेनल फेलियर के केस की डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, तो आप लोग उनकी सारी रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपसे बताया कि रेनल फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, या अगर किसी ने रेनोवैस्कुलर डॉपलर कराया है तो वो आप बता सकते हैं। तो उससे हम लोग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ को तय कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।